तो देखिए कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। और मैंने आपको पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए थे कैसे दिखते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज के आसपास हम किस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस सम shapes of equipotential surfaces. Some shapes of equipotential surfaces. ओके तो सबसे पहले हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, तो आंसर है पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज के आसपास किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, तो आंसर है स्फेरिकल। ये डायग्राम डिस्कस किया था हमने, ये पॉइंट चार्ज है। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, ये रेडियली आउटवर्ड्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसके चारों तरफ ये जो मैं स्फेरिकल सरफेसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये किसका काम करेंगे, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और इन सरफेसेस की हमने कुछ नेमिंग की थी, जैसे ये पहला सरफेस है इसको ए नेम दिया था, ये दूसरा सरफेस है इसको बी लिखा था। तो हमने बात किया था पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ए इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ बी, बी सरफेस। तो ए सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये चार्ज के पास में, अगर ये चार्ज के पास में है तो डिस्टेंस, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, और यहाँ से इस बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है, इसको R2 लिख सकते हो आप। तो अगर डिस्टेंस बढ़ चुकी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम हो चुका होगा बी पॉइंट पर, और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था, और एक डायग्राम हम लोग बनाना चाह रहे थे। अगर मैं ऐसा सिस्टम लेता हूँ जिसमें कैसे चार्जेस होंगे, जिसमें दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। अच्छा, इसकी बजाय मैं नेगेटिव चार्ज लूँ, तो नेगेटिव चार्ज में बस आपको क्या करना है, इसकी जो फील्ड लाइंस है उनको रेडियली इनवर्ट्स दिखाना है, रेडियली इनवर्ट्स दिखाना है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इसमें सरफेस बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा सरफेस ए से। यहाँ पर पोटेंशियल है -12 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है -10 वोल्ट। तो इस केस में बी सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए सरफेस से। तो नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा हो जाएगा, जो सरफेस दूर होगा उसका पोटेंशियल हायर होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्जेस। अगर दो सिमिलर चार्जेस का सिस्टम होगा तो किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया एक सिस्टम जिसमें दो सिमिलर चार्जेस हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये रेडियली आउटवर्ड्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई, ये वाली फील्ड लाइंस क्या करेंगी, रिपल्शन करेंगी, तो इस वजह से इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगी। तो इधर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा, एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉजिटिव चार्ज के आसपास। अब हम दिखाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। सबसे पहले इस चार्ज के आसपास जो सरफेस होगा वो तो स्फेरिकल सरफेस ही बनेंगे। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा, और इस तरफ से फिर से हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिजाइन करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल की वहां पर दो वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, हम नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखाते हैं, जो क्या करेगा, जो ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से ये इसकी ओवरलैपिंग होगी, और ये एक ही पोटेंशियल सरफेस आएगा लास्ट वाला, इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट होगा। बीच में सरफेस नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो टेस्ट चार्ज यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल जीरो है, वो मूव नहीं कर सकता, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है।
तो यहाँ पर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इस केस में टू सिमिलर चार्जेस जब होंगे सिस्टम में। तो जैसे इस पर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, ये चार्ज है, इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर, ये सेंटर में मैंने एक पॉइंट लिया, इसके कारण 5 वोल्ट पोटेंशियल है, और दूसरे चार्ज के कारण भी 5 वोल्ट पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल यहाँ पर 10 वोल्ट आएगा। अलजेब्रिक सम करना है आपको, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो इसके कारण पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसके कारण पोटेंशियल 5 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब ये पॉइंट आप यहाँ की बजाय यहाँ ले लो, तो इस चार्ज से तो इसकी डिस्टेंस हो चुकी है कम, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल बन रहा है 7 वोल्ट का, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल बन रहा है 7 वोल्ट का, और इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ चुकी है, तो इसके कारण बन रहा है 3 वोल्ट। तो 7 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल है 10 वोल्ट। यहाँ से सेम डिस्टेंस थी, इस चार्ज से सेम डिस्टेंस है, और इस चार्ज से भी सेम डिस्टेंस है ए पॉइंट की, तो 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना था, यहाँ पर भी 10 वोल्ट। तो आप ये बाहर वाले सरफेस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सब जगह पर पोटेंशियल आपको 10 वोल्ट मिलेगा। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। अच्छा, हम ऐसा सिस्टम भी ले सकते हैं जिसमें दो अपोजिट चार्जेस हो, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए जा सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले डायपोल का डायग्राम बनाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइन जाएंगी प्लस से माइनस की तरफ। तो ये फील्ड लाइंस को डिजाइन करते हैं पहले, तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स, और इसमें रेडियली इनवर्ड्स। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिखाया जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगी, इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है, यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस कम थी, इसका अपोजिट करना है। तो क्या करेंगे, इस तरफ की डिस्टेंसेस को कम दिखाएंगे, दूसरी तरफ की डिस्टेंसेस को बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो स्फेरिकल बनाते हैं, अगर चार्ज के आसपास की बात करेंगे तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। इसके बाद सेकंड सरफेस ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको, और ये ऐसा क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस के साथ आपको इसका कितना एंगल दिखाना है, सब जगह पर 90 डिग्री एंगल दिखाना है। तो फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। नेक्स्ट डिजाइन करोगे तो नेक्स्ट सरफेस ऐसा हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट सरफेस डिजाइन करोगे सो दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और होगा, कौन सा होगा, तो आंसर है इसके सेंटर में। सेंटर में हम लोग ये इस नॉर्मल को डिजाइन करते हैं ना, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो जो इक्वेटोरियल लाइन होती है दैट इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर करूं तो सब जगह पर आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो इन ऑन दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज जीरो। ये हमने इक्वेटोरियल लाइन में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कितना पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूँ तो इसके कारण पोटेंशियल है +5 वोल्ट, इसके कारण पोटेंशियल है -5 वोल्ट, 0 वोल्ट। पॉइंट की डिस्टेंस को और इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ की बजाय यहाँ ले लिया, तो इसके कारण पोटेंशियल आ रहा है +4 वोल्ट, इसके कारण पोटेंशियल आ रहा है -4 वोल्ट, फिर से 0 होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों कम होते जाएंगे, लेकिन रहेंगे इक्वली, हर एक पॉइंट पर इक्वल रहेंगे, और टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो सेंट्रल मैंने जो लाइन डिजाइन की है इक्वेटोरियल लाइन, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क कर सकता है, क्योंकि इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल सेम है 0, और बाकी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने बनाए हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए किस तरह के पोटेंशियल सरफेसेस दिखाए जा सकते हैं। सो नाउ वी विल मेक द फोर्थ डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Uniform electric field. So first of all I will make some surfaces, then we will design the electric field lines. तो यहाँ पर हम कुछ सरफेस बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिजाइन करेंगे।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। सो दीज आर द इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस व्हिच आर showing the uniform electric field. So it is showing the uniform electric field. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बीच में जो आपको तीन सरफेस दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। So these are the equipotential surfaces. पैरेलल है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पैरेलल आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा ये हमेशा फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हमेशा कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ये सरफेस। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो तो सारे सरफेसेस के पोटेंशियल सेम होने चाहिए। सारे पोटेंशियल, सारे जो सरफेसेस है इनके पोटेंशियल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो आंसर है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाएंगे और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाएंगे और उनको क्लोजली हेल्ड कर देंगे, रख देंगे। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखेंगे। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैपेसिटर में हम इसको स्टडी करेंगे, कैपेसिटर में हम इसको स्टडी करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। और इसके बीच में आप अगर कोई भी सरफेस कंसीडर करते हो तो सब जगह के पोटेंशियल आपको कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिस्टेंस में, अगर आप कंसीडरेबल डिस्टेंस लेते हो कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट थी और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा तो इन सरफेसेस के पोटेंशियल भी डिक्रीज होते जाएंगे। इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, इसमें भी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि हम दो प्लेट्स लेते हैं और क्लोजली क्या रखते हैं? क्लोजली स्पेस रखते हैं, उनको बिल्कुल पास में रखते हैं। तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पोटेंशियल भी सेम होंगे, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। डिस्टेंस कंसिडरेबल हो तो पोटेंशियल कम होगा इसमें भी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सुनिए। हम लोग एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को लिखते हैं पहले। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता रखा हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हो। दोनों कैलकुलेशन पॉसिबल है, दोनों कैलकुलेशन पॉसिबल है, बस आपको उसका तरीका सीखना है कि कैसे कर सकते हैं। So first of all, we will make the relation between electric potential and electric field. इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन दिस डायरेक्शन। ये मैंने ऐसा लाइन से दिखाया इसको। और हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज को मूव कर रहे हैं ए पॉइंट से लेकर के कहां तक? बी पॉइंट तक। एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है डीएल। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो आंसर है थीटा। सो ई और डीएल, इन दोनों के बीच का एंगल को हमने किससे लिख दिया? थीटा से लिख दिया। एंड दिस इज क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज है विच इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Relation of electric potential and electric field, इसको हम लोग एक तो बेसिक तरीके से भी समझेंगे कि दोनों के फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है। देखिए, चार्ज ए से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन करेगा? उस वर्क डन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर स्मॉल वर्क डन हो रहा है
so it will be represented by dw because there is a small displacement, क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिखाई जा रही है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dl। तो dl डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है इसका, तो वर्क डन को लिखा जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इनके बीच का एंगल लिखना चाहते हैं तो एंगल भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फिर वेक्टर हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बाय dl डिस्प्लेसमेंट। चार्ज को dl डिस्प्लेसमेंट मूव करेंगे तो ये वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन बताना है फ्रॉम ए टू बी। पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, रुको, फोर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो आंसर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को किससे लिखा जाता है? QE से लिखा जाता है। सो Q नॉट E, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ये वैल्यू इसमें पुट करो, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा Q नॉट E dl cos थीटा। ओके, अब हम लोग लिखते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ये वर्क डन किसका निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रहे हैं। इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B, मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B, A से B तक चार्ज आ रहा है। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां लिखूंगा वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B एंड व्हाट इज द वैल्यू? Q नॉट टेस्ट चार्ज E dl cos थीटा। Q नॉट को बाहर लिख देते हैं, Q नॉट को बाहर लिख देंगे तो दिस विल बी WAB। देखो ये कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज है, आप इसको इधर लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में, मैं इसको इधर लिख देता हूँ तो ये कहाँ आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या इक्वेशन रह जाएगी? यहाँ पर इक्वेशन रह जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B E dl cos थीटा। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये तो हमने पढ़ रखा है, वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइड बाय चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? WAB लिखा हुआ है। फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट B है। फाइनल पॉइंट क्या है? B, जहां का पोटेंशियल कम है, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है चार्ज। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? WAB अपॉन Q नॉट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हम इसके प्लेस पर क्या लिखने वाले हैं? WAB अपॉन Q नॉट। वी विल राइट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये तो नेगेटिव आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल कम है, इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा था। इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहते हैं तो ये भी दिखा सकते हैं। और चार्ज को कहां से कहां मूव करेंगे? ए पॉइंट पर पड़ा था ये टेस्ट चार्ज, मैं इसको रिलीज कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगने से ये चार्ज कहां तक पहुंच जाएगा? ये चार्ज बी पॉइंट तक आ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल था 12 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो कितना वर्क डन हुआ चार्ज पे? तो आंसर है 10 जूल का वर्क डन हुआ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, या -10 वोल्ट का आ रहा है। तो आंसर है -10 वोल्ट का आ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है? 2, इनिशियल है 12, 2 - 12 करोगे -10 आएगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ओके, तो हमें उसको नेगेटिव साइन को इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा। पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, फिर इस फॉर्मूला में चेंज करेंगे। सो हियर वी विल राइट VB माइनस VA इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B E dl cos थीटा। इसको चेंज करते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी VB माइनस VA। B पॉइंट का पोटेंशियल कम है, A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, और माइनस को यहाँ पर कॉमन लिया, इस माइनस को उस तरफ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ से माइनस कॉमन लिया और इसको लिख दिया VA माइनस VB, और जो नेगेटिव साइन आ रहा था उसको उस तरफ लिख दिया।
या आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द नेगेटिव साइन, सो दिस विल बी ई डी एल कोस थीटा। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि पोटेंशियल कम हो रहा है, कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी तो कम होगी। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करने का क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए नेगेटिव सिंबल हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, अब देखिए इस स्टेटमेंट को आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका एक तरीका और है, कोस थीटा को हटा देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस विल बी वी ए माइनस वी बी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको बोलने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे इन सब चीजों को, तो देखिए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इस फॉर्मूला में आपको ये जो टर्म दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं लाइन, डीएल का मतलब है लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है चार्ज। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दोगे, लाइन इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आपको किसके बारे में पता लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लगेगा। तो देखिए इसको मैं लिखता हूं, अब स्टेटमेंट में देखिए कैसे लिखेंगे, द लाइन द नेगेटिव ऑफ द, माइनस भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे द नेगेटिव ऑफ द line integral of the negative of the line integral of electric field is equal to the potential difference between A and B। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी तक, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगा आपको, कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इस फॉर्मूला से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला के थ्रू अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कितना आगे जा रहे हैं ये पता है, तो इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है। Now we will discuss about the potential gradient। पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, फिर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिग्रेड होगा, डिग्रेड होगा मतलब कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पर यूनिट लेंथ चलने पर, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर कितना पोटेंशियल कम होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसमें हम लोग लिखने वाले हैं द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन है। ये जो डीवी अपॉन डी आर है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एग्जांपल से सुनो, जैसे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमने इसके चारों तरफ अभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए थे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, और इसके बाद एक और सरफेस है, ये सी सरफेस है। यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 8 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। अगर आप एक और डिजाइन करते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वहां का पोटेंशियल है 4 वोल्ट। और इन सब के बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है, तो आंसर है 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो अगर चार्ज ए से बी पर जाएगा तो उसका पोटेंशियल कितना डिग्रेड हो जाएगा, तो आंसर है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 वोल्ट पर मीटर। ये 2 वोल्ट पर मीटर का क्या मतलब है, whenever the charge is moving from a high potential point to low potential point and the loss of potential per unit displacement,
पोटेंशियल का कम हो जाना पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डिग्रेड होना ही होता है, ग्रेडियंट का मतलब डिक्रीज होना ही होता है। ओके तो ये इसका एग्जांपल है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। इसको लिखने के तरीके देख लीजिए, क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेड वी से भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ग्रेड वी से भी लिखा जाता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक तरीके से और भी लिखा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ऐसा भी मिल सकता है, किस टर्म में, डेल वी की टर्म में। इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, डेल वी। डेल वी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की जा रही है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के सिंबल है। और डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, इसको डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, तो उसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन थी इसको डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेशन के टर्म में लिखना है, वी ए माइनस वी को क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल। चेंज ऑफ पोटेंशियल को डीवी से लिखा जा सकता है, और डेरिवेशन के टर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ई डॉट डी एल। डीएल लिखना है तो डीएल लिख लो, डी आर भी लिख सकते हो, सब जगह पर डी आर भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज द dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ओके, अब ये वेक्टर को हटाते हैं, पहले तो इसको एक और तरीके से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आएगा ई डी एल कोस थीटा। ग्रेडियंट की क्या डेफिनेशन बताई थी, डीवी अपॉन डीएल। डीएल या डी आर डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है, तो डीएल को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डीवी अपॉन डीएल, ये बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। और क्या आएगा, माइनस ई कोस थीटा। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है लॉस ऑफ पोटेंशियल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो नेगेटिव सिंबल का तो यहाँ पर सिर्फ ये मतलब है। अच्छा, अब ये ई कोस थीटा, ई कोस थीटा देखो, इसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की टर्म्स में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सरफेसेस हैं, ये पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डीवी। तो चार्ज यहां से चला और इस पॉइंट तक पहुंचा, ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंचा। तो इस केस में आप मेरे को बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इस केस में क्या वैल्यू आएगी, देखो आपको थीटा देखना पड़ेगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाए हैं, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जा रहा है ये चार्ज। तो बताओ कितना एंगल है, तो आंसर है एंगल है 0 डिग्री। तो इस केस में एंगल होगा 0 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ये स्पेशल केसेस बता रहा हूं मैं आपको, तो ये क्या आएगा, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एंगल 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। 1 लिखने का मतलब क्या है, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई। यहां से एक डेफिनेशन बनेगी, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले एक केस के बारे में और सुनिए। सेकंड देखिए,
सेकंड केस में हम ये दिखाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना चार्ज का, वो किसी अलग ही डायरेक्शन में हो रहा है। मान लेते हैं 30 डिग्री पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। कितने डिग्री पर हो रहा है? 30 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखिए अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज ए से सी पॉइंट पर जा रहा है, ए से सी पॉइंट पर जा रहा है, तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल इज 30 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो इस केस में हम लोग निकालते हैं व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। तो इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? डीवी अपॉन डी आर। डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस cos 30 डिग्री। cos 30 या इसको 60 ले लेते हैं, 60 लेंगे तो उस केस में हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या चेंज आएगा। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री लेता हूँ तो 60 डिग्री हाफ होता है, तो सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, cos 60 की जगह 1/2 लिख देंगे। तो बताइए पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हुआ? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/2 हुआ सर, क्योंकि अब हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल पर। या आप ये बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज को मूव करवाते हैं तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है डीवी अपॉन डी आर, ये कैसा होगा? इस केस में मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा थीटा 0 आएगा। थीटा 0 आने का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। तो पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कब होगी? जब आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जाओगे, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? ज्यादा कम नहीं होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट के कम होने का मतलब है कि पोटेंशियल में अब ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज कब आएगा? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है, देखिए। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम आने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी केस में चेंज होगी, बाकी किसी केस में क्या नहीं होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, तो ये दो केस हैं इसमें, और ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई। देखो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में बताते हैं। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में कितना पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो आप क्लियरली उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अरे ये फॉर्मूला हम लोग अब देखो एक और टर्म में डिस्कस करते हैं। आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। और अगर मैं इसके दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दूं, इसको भी आर से डिवाइड कर दूं और इसको भी आर से डिवाइड कर दूं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा वी अपॉन आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, चेंज ऑफ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा वी का चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों तरफ आर का डिवाइड कर देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही तो रिलेशन है इनके अंदर। दोनों में किसका डिफरेंस है? दोनों के अंदर आर का ही तो डिफरेंस है, डिवाइड बाय आर का। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कितने का डिफरेंस है? 1 अपॉन आर का। तो अगर यहाँ पर मैं 1 डिवाइड बाय आर कर देता हूँ, इसके मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय आर कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। तो दोनों कैलकुलेशन की जा सकती है। अब बात आएगी इसके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल में हम दोनों चीजें करेंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करके बताएंगे। दोनों फॉर्मूलाज हमने स्टडी कर लिए।